हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं फिजिक्स एजुकेटर जेके सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल पर तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। मेरे प्यारो बच्चों, आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो। आपको भी लगता है फिजिक्स में डरने की कोई नहीं बात, क्योंकि जेके सर है आपके साथ। यस, ओके। और प्यारे बच्चों, आपको भी यदि 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाने हैं तो आपके लिए फ्यूचर विल लाया है फिजिक्स 12th क्लास बिल्कुल फ्री, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस मैं करवाने वाला हूं। हाँ प्यारे बच्चों, अब प्रत्येक बच्चा बनेगा डॉक्टर, वो भी 0 रुपए में। हाँ, लेकिन क्या खास है जेके सर की क्लास में जो औरों से अलग करती है, तो उसके लिए मैं आपको प्रत्येक चैप्टर को पहले कंसेप्चुअल बेस एंड आपकी थॉट के बेस पर उस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। उसके जस्ट बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट असर्शन रीजन एंड नेक्स्ट पीवाईक्यूज। और वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपको मिलेंगे नीट 2025 में। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, यूनिट फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यदि 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए, इन विच वन पार्ट इज इलेक्ट्रो, यस यस बच्चे, यस। सेकंड इज स्टैटिक्स, यस। अब यहां पर इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज। यस, आ गया, समझ में आ गया। इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होता है? चार्ज। एंड स्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है? रेस्ट होता है। यस, ये भी आ गया। अब इसका मीन्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है। यस और नो, बहुत सिंपल वे में। तो यहां पर आपको ये नोटिस रखना है, किसकी प्रॉपर्टी? रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज का जिसमें स्टडी किया जाता है, उसी ब्रांच को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, यस 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 यस। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं शो कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। तो क्या कह रहा है? ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना दैट अकर ड्यू टू रेस्ट चार्ज। मीन्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना जो रेस्ट चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका स्टडी किस ब्रांच में किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट अब क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, ये 2 चैप्टर्स के अंदर क्या कर दिया गया? डिवाइड किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर फर्स्ट आपका कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी करेंगे एंड फील्ड का स्टडी करेंगे। बट चैप्टर सेकंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का स्टडी करेंगे। इस टाइप से ये 2 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड है। अब कई बार तो क्या होता है कि नीट के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो ओनली इस चैप्टर में से आ जाता है, कुछ बार इस चैप्टर में आ जाता है। बट ऐसा भी पॉसिबल होता है कि दोनों में से कंसेप्ट उठाकर एक क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है। हाँ, होता है। जो भी करंट नीट एग्जाम 2024 हुआ, उसके अंदर दोनों में से कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन डाला गया है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसका मीन्स हुआ अपने को दोनों चैप्टर क्लियर करने हैं। यस, ओके। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना, क्या ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो भी चैप्टर है, मैं जैसे कहूँ फिजिक्स का जो भी फर्स्ट पार्ट है, वो हमेशा जब भी आप तैयार करो, वो आपकी थॉट के अकॉर्डिंग तैयार करो। अब थॉट का मीन्स क्या हुआ? थॉट कैसे? सर, इसका मतलब ये है जो
आपकी जो थॉट, आपके माइंड में जो फिजिकल चल रहा है उसको समझकर फिर इसको तैयार कीजिए, मीन्स एक स्टोरी बनाइए। जैसे देखो मैं बना रहा हूं, यहां पर मुझे कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट करना है। तो मैं इसका एक क्या बनाऊंगा, स्टोरी बनाऊंगा। क्या स्टोरी बनेगी समझिएगा। देखो बहुत ही सिंपल वे के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। मुझे कौन सा टॉपिक करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक करना है। यस ओके। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को आपकी स्टोरी के अंदर एक लाडला बेटा मान लो। क्या मान लो, लाडला बेटा मान लो। यस हो नो, यस। किसका लाडला बेटा है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। किसका लाडला बेटा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लाडला बेटा है। अब समझिएगा, लाडला बेटा हमेशा क्या करता है, बदमाशी करता है। जैसे आप अपने परिवार में लाडले हो तो आप भी क्या करते हो, बदमाशी करते हो। और ये जो लाडला बेटा ये भी क्या करता है, बदमाशी करता है। किस टाइप की बदमाशी करता है, उनका स्टडी अपन इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। यस और नो। अब आपको देखो क्वेश्चन में ये समझ के चलना है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्या है, लाडला बेटा है। किसका लाडला बेटा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लाडला बेटा है। यस और नो, ओके यस। स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना, जो चैप्टर है वो अपन इस टाइप से इस कंटेंट टेबल के अकॉर्डिंग अपन इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक कौन आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड सेकंड इज कूलम्ब्स लॉ, थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट गाउस लॉ, एंड लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, है ना। इस टाइप से अपन इस टॉपिक्स में, इन टॉपिक्स की फॉर्म में अपन इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, यस ओके। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आपने खुद ने बताया, ये एक लाडला बेटा है। यस, किसका लाडला बेटा है बेटा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेकिन अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैटर। यहां रुक जाइए। इलेक्ट्रिक चार्ज किसका प्रॉपर्टी है, मैटर का प्रॉपर्टी है। सर अभी तो आपने कहा लाडला बेटा किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यस यस, हम लाडले बेटे हैं, लेकिन अपन जुड़े किससे हैं, अपने मम्मी से, पापा से, दोस्त से, टीचर से, इनसे जुड़े हुए हैं। उसी टाइप से ये लाडला बेटा भी कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, मैटर से जुड़ा हुआ है। यस और नो। तो ये किसका, देखो लाडला बेटा किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बट जुड़ा किससे है, मैटर से जुड़ा हुआ है। यस और नो, यस ओके। ड्यू टू विच इफ प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहा है सर, ये मैटर का वो प्रॉपर्टी है, कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण प्रोड्यूस होता है या एक्सपीरियंस करता है, क्या, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके यस। नेक्स्ट है, इट इज अनवेरियंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अनवेरियंग का मीन्स होता है जो किसी भी वजह से चेंज न हो। जैसे मैं कहूँ मैं रेस्ट कंडीशन में हूँ तो मेरा चार्ज 2 कूलाम है, जब मैं मोशन करूँगा तो भी मेरा चार्ज कितना होगा, 2 कूलाम ही रहेगा, मतलब चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। यस और नो, यस। अब आपको कंसेप्ट थोड़ा ध्यान देना। कंसेप्ट क्या ध्यान देना है, अभी आपने कहा चार्ज किसका प्रॉपर्टी है, मैटर का प्रॉपर्टी है। चलिए मान लिया मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, ये भी मान लिया। यस, चलिए मैंने यहां पर एटम शो कर रखा है सर आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एटम्स के अंदर ये वाला पार्ट कौन होता है आपका, न्यूक्लियस, एंड इसके अराउंड कौन होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। जो न्यूक्लियस होता है ना, ध्यान देना अच्छी तरह, जो न्यूक्लियस होता है
उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। और ये जो न्यूक्लियॉन्स है ना, किस फोर्स से बाउंडेड रहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड रहते हैं। ओके ओके ओके। किस फोर्स से बाउंडेड रहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड रहते हैं। अब समझिएगा, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसको अपन किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी से क्या नहीं कर सकते? ब्रेक नहीं कर सकते। अब यदि ब्रेक नहीं कर पाऊंगा तो क्या मैं प्रोटॉन को एटम से सेपरेट कर सकता हूं? मींस यानी क्या आपका एटम प्रोटॉन को लोस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियस फोर्स। यस और नो? यस। ओके, तो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किससे बाउंडेड रहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब हुआ कभी भी प्रोटॉन को एटम से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। फिट कर लो माइंड में कि प्रोटॉन को कभी भी एटम से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ओके, अब थोड़ा सा समझना सर, यहां पर जो ये आपकी ऑर्बिट्स है ना, इनमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्विंग मोशन करता है। और कहा सर ये इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के साथ किस फोर्स से बाउंडेड रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड रहता है। हाँ, सही सुना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड रहता है। अब समझिएगा थोड़ा सा और। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये न्यूक्लियस फोर्स के कंपेयर में क्या होता है? वीकर होता है। अब वीकर होता है तो जैसे ही मैं इस एटम को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इस बॉन्ड को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। और ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? लॉस्ट कर सकता है। इसका मीन्स क्या हुआ सर? एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। यस, बट नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन को नहीं तो लॉस्ट कर सकता है, नए गेन कर सकता है। ओनली किसको लॉस्ट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को एंड इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर सकता है एंड गेन कर सकता है। ओके, यस। अब आपको बता दिया सर, चार्ज आपका मैटर का प्रॉपर्टी है और मैटर को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया वो आपको मैंने बता दिया। बस यहां से इस पूरे कंसेप्ट में से एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एटम ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर सकता है, नॉट प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स। ओके, यस, मेन कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, अब ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब थोड़ा समझिएगा। अभी आपने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है? एक लाडला बेटा है। लाडला बेटा दो टाइप का होता है। लाडला बेटा आपका पॉजिटिव बदमाश हो सकता है, नेगेटिव बदमाश हो सकता है। अब आप कहोगे सर क्या बदमाशी भी दो टाइप की होती है? वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, होता है। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों की जो पॉजिटिव बदमाशी है ना, वो कई बार अपनी सोसाइटी के लिए क्या हो सकती है? अच्छी हो सकती है ना? क्या पता उनसे कोई सोसाइटी के ऊपर अपने अच्छा इफेक्ट आओ, है ना? कोई भी अच्छा इफेक्ट आ सकता है। हाँ, लेकिन नेगेटिव बदमाशी क्या होती है? उस बच्चे के लिए भी गलत होती है और उस सोसाइटी के लिए भी क्या होती है? गलत होती है। इसलिए जिस टाइप से लाडले बेटे की दो टाइप की बदमाशी होती है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, इसी टाइप से चार्ज भी दो टाइप्स का होता है, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। यस, ओके, अब थोड़ा सा ये ध्यान में रखना आप, सर कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हो? पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं? एग्जाम्पल बता सकता हूं। कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव है। सेकंड मैं बताऊं आपको, न्यूट्रॉन। थोड़ा ध्यान में रखना, कई बार क्या न्यूमेरिकल में ये यूज हो जाता है। हाँ, ये भी थोड़ा समझ लेना। सर न्यूट्रॉन होता कौन है? न्यूट्रॉन कौन होता है ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। हाँ, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम कौन है?
ड्यूटेरियम कौन है? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ना, कौन है? 1H2, ये ध्यान रखना, 1H2 है ना। और थर्ड यदि आप ध्यान में रखना चाहो, थर्ड एग्जाम्पल वो आपका कौन सा है? एल्फा पार्टिकल है ना। कई बार ये न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज हो जाता है एल्फा पार्टिकल्स। अब एल्फा पार्टिकल्स कौन है? एल्फा पार्टिकल्स है न्यूक्लियस ऑफ, यस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, यस 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 यस, हीलियम एटम। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्यों? न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, एंड एल्फा पार्टिकल हो सकता है। थोड़ा सा यदि ध्यान रख सको तो ये भी ध्यान रख लेना, क्या? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं प्रोटॉन के चार्ज को किससे डिनोट कर दूं? QP से। QP का मींस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ओके। बिकॉज चार्ज को अपन देखो, थोड़ा ध्यान देना, चार्ज को कैपिटल Q से भी डिनोट किया जा सकता है एंड स्मॉल q से भी डिनोट किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और देखो यहां पर मैं कोई किसका चार्ज नोट कर रहा हूं? मैं प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज को क्या राइट कर सकता हूं? QP राइट कर सकता हूं। QP का मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ओके। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा सर, ड्यूट्रॉन, ओके 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 ओके, ड्यूट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर भी कितना आपका 1, यहां पर प्रोटॉन का भी देखो, प्रोटॉन पर भी चार्ज कितना होता है? +1 E बोल दो, तो वो थोड़ा आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखने के लिए, यहां 1 है तो का ड्यूट्रॉन का चार्ज भी प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। एंड एल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ना, वो आपका किसका? हीलियम कौन होता है आपका? 2He4। तो यहां से थोड़ा ध्यान रखना, प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख के चले जाना, है ना। तो प्रोटॉन का चार्ज को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? QP से। ड्यूट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। एल्फा का चार्ज किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के चार्ज का डबल, हाँ या ना? हाँ, यस। अब यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है, सर इसका भी नेगेटिव चार्ज का भी एग्जांपल बता दीजिए। और नेगेटिव चार्ज का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कौन सा? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन, यस और नो? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। इसका मीन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सेम। बट प्रोटॉन का कैसा होता है? पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है आपका? नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना, ओके। अब अपने पास आता है यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो अपना वो लाडला बेटा था, उसका यूनिट अपने को शो करना है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला शो करना है। यहां पर सबसे मेन कंसेप्ट ये ध्यान में रखना, क्या? कि देखो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब फंडामेंटल यूनिट का मीन्स क्या होता है, ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पर बता दूं फंडामेंटल का मीन्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी, मान लीजिए पानी की बोतल्स का डब्बा है, पानी की बोतल्स का डब्बा, या मैं ऐसे कहूं कि मान लीजिए कोई भी बिस्कुट की कंपनी है, वो बिस्कुट की कंपनी बिस्कुट्स का सप्लाई कर रही है, तो एक छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में सप्लाई करेगी। पता उसको कि गांव के अंदर 5 रुपए वाला पैकेट ज्यादा बिकेगा, तो 5 रुपए के पैकेट बना बना के भेजेगी। इसका मतलब हुआ उस कंपनी, जो बिस्कुट वाली कंपनी है, उसका गांवों के लिए फंडामेंटल यूनिट कौन हुआ? एक बिस्कुट का पैकेट हुआ, यस और नो? जैसे मान लीजिए सिटी के अंदर 20 रुपए वाला पैकेट बिक रहा है, तो वो उसके लिए फंडामेंटल कौन हुआ आपका? 20 वाला हुआ, यस और नो? यस, हाँ। तो इसी टाइप से क्या, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, उसका फंडामेंटल जो यूनिट होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यस और नो? यस। अब थोड़ा सा समझिएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूं इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूं। ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज, ये आपका किसका है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, यस।
ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू होती है ना, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो जहां पर भी आपको ई दिख जाए तो समझ जाना ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यस और नो? और जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। सर क्या समझे? अब समझना है सर इसका यूनिट क्या होता है। अब यूनिट के अंदर थोड़ा समझना। सर इसका यूनिट आपका एमकेएस यूनिट भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों मना करेंगे नहीं हो सकता? इसका सीजीएस यूनिट भी हो सकता है, हम क्यों मना करेंगे नहीं होता? अब एमकेएस यूनिट का मीन्स क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मीन्स क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यस और नो? यस। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। सर एमकेएस यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आप वहां पर 10th क्लास के अंदर कंप्लीट करके आते हो, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यस 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 यस। तो चार्ज इक्वल टू टी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। यस और नो? यस। एक एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना, बस उस लाडले बेटे की बदमाशी चलाते रहना दिमाग के अंदर। मैं भी लाडला हूं तो कैसे कैसे बदमाशी कर रहा हूं, तो वो भी यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज भी वही बदमाशी कर रहा है। अब ध्यान देना, यहां पर Q इक्वल टू क्या आ गया आपका? I इंटू टी। अब थोड़ा सा समझना, इसका मतलब हुआ चार्ज का यूनिट। I का मीन्स क्या हो गया बेटा? I का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। टाइम का क्या हो गया? सेकंड। गुड 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 गुड। एम्पियर इंटू सेकंड। ओके, अब ये जो आपका एम्पियर इंटू सेकंड है, इसको ही अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कूलॉम से। किससे? कूलॉम। यस। ओके, और कूलॉम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसलिए यहां पर ये जो कूलॉम है सी, यही चार्ज का एसआई यूनिट होता है। यस, हो गया क्लियर? हो गया हो गया हो गया। तो चार्ज का एसआई यूनिट कौन होता है आपका? कूलॉम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट, तो देखो अभी क्या कहा? कर चार्ज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। अब करंट का सीजीएस यूनिट क्या होता है? एब एम्पियर होता है। हाँ होता है भैया, मानते हैं। इनटू टाइम का सेकंड, सेम ही होता है एमकेएस एंड सीजीएस दोनों के अंदर। अब इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं? स्टेट कूलॉम। हाँ सही सुना, स्टेट कूलॉम। और जो स्टेट कूलॉम है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? ईएसयू कहते हैं। ईएसयू का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ईएसयू क्या हो गया आपका? सीजीएस यूनिट। एंड एसआई यूनिट कौन हो गया आपका? कूलॉम हो गया। यस और नो? यस। अब थोड़ा समय यहां पर वो बता देता हूं मैं आपको। क्या सर यहां पर अभी आपने कहा कि 1 कूलम किसके इक्वल होगा? कितने ईएसयू के इक्वल होगा? 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल होगा। किसके? 1 कूलम कितने ईएसयू के इक्वल होता है? 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना? थोड़ा सा मैं और कंसेप्ट क्लियर कर दूं। मैंने यहां पर एमकेएस एसआई सीजीएस यूनिट बता दिया। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, छोटा क्वेश्चन जैसे कहें, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए ध्यान में रख लेना। क्या क्वेश्चन आता है कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट कौन होता है ना? तो फ्रैंकलिन बता देना। क्या? फ्रैंकलिन। और का चार्ज का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट कौन होता है? फैराडे, है ना? फैराडे। लेकिन बस इतना जरूर ध्यान में रखना, चार्ज का फंडामेंटल यूनिट कौन होता है? दिस। यस और नो? ऐसा यूनिट कौन होता है? दिस कूलम। ओके, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। बट अब एक प्रॉब्लम ये आती है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी भी आपको जो चार्ज की वैल्यू गिवन होंगी, वो कभी भी कूलम में नहीं गिवन होंगी, है ना? तो किस में गिवन होंगी? वो गिवन होंगी मिली कूलम, माइक्रो कूलम एंड नैनो कूलम। सर इनका मीन्स क्या होता है ये थोड़ा सा बता दो। चलो मैं बता देता हूं, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कौन? जैसे मैं कहूं ऐसा नोट होगा
1 मिली कुलाम। अब देखिएगा, मिली का मीन्स होता है 10⁻³ कुलाम। ऐसे मैं कहूं 1 नैनो कुलाम, नैनो का मीन्स 10⁻⁹ कुलाम। ऐसे 1 माइक्रो कुलाम, इसका मीन्स होता है 10⁻⁻6 कुलाम। ये आप थोड़ा ध्यान रख के चलना। अब जैसे मैं यहां पर देखो, आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल बताओ कोई। जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊं, आपको क्वेश्चन में आ जाए कि चार्ज का वैल्यू 5 मिली कुलाम है। अब समझना, 5 मिली कुलाम का मीन्स 5 ऐसा कैसा, मिली की जगह क्या नोट कर दो, -3। बस कंप्लीट। यस और नो, यस, है ना। ऐसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं कि क्यू का वैल्यू 10 नैनो कुलाम है, तो इसको क्या राइट करोगे, 10 नैनो की जगह क्या रिप्लेस करोगे, -9। यस और नो। इसी टाइप से जैसे ऐसा एग्जांपल आ जाए, Q इक्वल टू 8 माइक्रो कुलाम, तो 8 माइक्रो की जगह क्या, -6। ओके ओके ओके, बोलो हो गया नहीं हो गया, है ना। इस टाइप से थोड़ा ध्यान में रखना। तो मोस्टली कौन सा यूज होता है, माइक्रो कुलाम यूज होता है। तो माइक्रो का मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻6। जैसे ऐसे आ जाए 15 माइक्रो कुलाम, तो क्या राइट करोगे, 15 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ओके, यस, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यस, अब समझिएगा सर, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी आप बता रहे थे, वो किसका लाडला बेटा था, किसका लाडला बेटा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और जो किससे रिलेट कर रहा था, मैटर से। किससे रिलेट कर रहा था, मैटर से। अब मैटर दो टाइप का होता है, वन इज कंडक्टर एंड सेकंड इज इंसुलेटर। ये रहा आपका, वन इज कंडक्टर एंड सेकंड इज इंसुलेटर। अब थोड़ा इजी वे के अंदर आप 9th-10th क्लास के अंदर कंप्लीट करके आते हो। कंडक्टर्स कौन होते हैं, जिनमें इजी वे के अंदर करंट का फ्लो होता है, एंड इंसुलेटर कौन होते हैं, जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। और आपको ये भी पता है करंट्स का फ्लो किन के कारण होता है कंडक्टर्स के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किनके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इंसुलेटर के अंदर करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स का किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, जिनका फ्लो पॉसिबल नहीं है। यस और नो। अब थोड़ा ध्यान दे लो, फर्स्ट कौन आपका, कंडक्टर। तो क्या कह रहा है सर, दीज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, टू पास थ्रू देम इजीली, जिनमें करंट का फ्लो इजीली हो जाए, वो कौन होते हैं, आपके कंडक्टर्स होते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, बट अपने को क्या ध्यान रखना है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। क्या, ये वाला मेन है, क्या है, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू कंडक्टर readily gets distributed over the entire surface of the conductor। तो इसका मीन्स क्या कह रहा है, मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड स्पेयर है, और उस सॉलिड, जैसे मान लीजिए सॉलिड स्पेयर है, यस और नो, यस। अब सॉलिड स्पेयर है तो इसके अंदर मास का प्रेजेंस है या नहीं है, है। अब ध्यान दो, मैंने एक मशीन लाया और मशीन से बोला छू, तो वो चार्ज आए, और वो चार्ज ओनली एंड ओनली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, न कि इसके वॉल्यूम के अंदर। समझ पा रहे हो मेरी बात, ओनली एंड ओनली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर। बट इसके अपोजिट यदि मैं इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर के अंदर क्या कहूंगा, जो भी मैं चार्ज दूंगा, वो चार्ज इसके टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस और नो, यस। तो बस ये मेन कंसेप्ट है कि कंडक्टर्स, और ये होता क्यों है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, बहुत थोड़ा लेंथी चला जाएगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैं आगे बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो बस ये ध्यान में रखना है, कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया जाएगा वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर। एंड इंसुलेटर को जो भी चार्ज दिया जाता है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर। हाँ, लेकिन देखो, कई बार एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, सर सपोज कीजिए मेरे पास स्पेरिकल सेल है, मेरे पास मेरे पास क्या है, एक स्पेरिकल सेल है, सॉरी, है ना। तो मेरे पास एक स्पेरिकल सेल है,
थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूं। यस, ओके 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 ओके। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना। हाँ, ये आ गया। अब देखिए, तो एक क्वेश्चन आया एक बच्चे का मेरे पास। वो क्वेश्चन क्या था वो समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। वो क्वेश्चन था, सर यदि कोई स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है, यस है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्पेरिकल सेल कौन होता है? जिसके अंदर मास का प्रेजेंस नहीं होता है। अब इसका मतलब हुआ, इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा, जो भी चार्ज दिया जाएगा, क्या वो चार्ज टोटल वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा? नॉट, नॉट नॉट नॉट, बिकॉज चार्ज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ मास। जहां मास होगा वहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब क्या स्पेरिकल सेल के अंदर मास का प्रेजेंस है क्या? नहीं है। नहीं है तो अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं होगा। तो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसकी सरफेस पर। तो इसका मीन्स हुआ, स्पेरिकल सेल आपका चाहे कंडक्टर हो, चाहे आपका वो क्या हो, इंसुलेटर हो, दोनों ही टाइप के अंदर, दोनों ही टाइप के अंदर कहां चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पर, है ना। तो ये थोड़ा कंसेप्ट समझना, बस ये ध्यान में रखना। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज डिपेंड करता है मास की प्रेजेंस पर। मास होगा तो चार्ज होगा। हाँ हाँ, ये भी जरूरी नहीं है जहां मास हो वहां पक्का चार्ज हो, लेकिन ये जरूरी है जहां चार्ज होगा वहां मास भी होगा। बस ये ध्यान रख लेना, बस ये कंसेप्ट। यस और नो? ओके। अब देखो, कंडक्टर्स के जो एग्जांपल्स है वो क्या कह सकते हैं अपन? जैसे मेटल्स, जो भी मेटल्स होती है वो कौन होती है? कंडक्टर्स। जैसे मैं कहूँ ह्यूमन बॉडी, जैसे मैं कहूँ एनिमल बॉडी, ये सब कौन होते हैं? आपके कंडक्टर्स होते हैं। उसी टाइप से इंसुलेटर्स के कौन एग्जांपल्स होते हैं? सभी नॉन मेटल्स। जो भी नॉन मेटल्स होती है वो किनका एग्जांपल्स होती है? इंसुलेटर्स का। ओके 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 ओके। हाँ, आ जाइए आ जाइए, थोड़ा सा मस्त टॉपिक। अब ध्यान दो, मेरा टॉपिक है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग का मीन्स क्या होता है? ग्राउंडिंग का मीन्स मैं बहुत सिंपल वे के अंदर आपको बता रहा हूं, पहले उसके बाद में बात करूंगा। जैसे देखिए, मैं कंडक्टर के मेनली बोलता हूं। कंडक्टर का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, वो अर्थ है। क्यों है? अर्थ चाहे कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लो, तो अर्थ एक बड़ा कंडक्टर है। अब बड़ा कंडक्टर है तो जो भी अपन बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, 10 फ्लोर्स का, 15 फ्लोर्स का, जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, जब वो बिल्डिंग को आर्किटेक्ट किया जाता है, तब उस टाइम पर एक मेटल की जो प्लेट है ना, वो वहाँ का क्या कर दी जाती है? एक मिट्टी के अंदर दबा दी जाती है अच्छी तरीके से। वहाँ से एक आयरन का जो सरिया होता है आपका, जो यूज लेते हैं अपन, वो आयरन का सरिया ऊपर लास्ट तक जाता है, टॉप फ्लोर तक जाता है। जाता ही नहीं जाता? और आपको ये भी पता है कि जो अपने जो भी करंट की सप्लाई होती है घरों के अंदर, उनमें 3 वायर होते हैं, आप देखे होंगे। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एंड थर्ड कौन सा होता है? अर्थिंग वायर होता है, आपको पता हो तो। एक तो कौन सा? अर्थिंग, लाइव एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर कौन सा होता है? जिससे करंट का क्या होता है? फ्लो होता है। यस और नो? यस। अब समझिएगा, सर वो अर्थिंग वायर क्यों दिया जाता है? तो सपोज कीजिए कोई भी इक्विपमेंट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी है। अब फ्रिज वॉशिंग मशीन में मान लीजिए किसी भी स्पार्क के कारण, मान लीजिए मेटल, अब फ्रिज का जो आउटर बाउंड्री है, जो आउटर लुक है, वो किसका होता है? मेटल्स का होता है। सपोज कीजिए वहां पर वायर टच हो गया तो उस पूरे फ्रिज में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। और करंट आएगा तो उससे अपने को कुछ नुकसान भी हो सकता है। कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसको नुकसान हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? वो इक्विपमेंट क्या हो सकता है? आपका खराब हो सकता है। दोनों ही चीजें। हाँ, अब उससे बचने के लिए क्या करते हैं? वो जो अर्थिंग वाला वायर है ना, वो तुरंत उस स्पार्क को, जो भी स्पार्क हो रहा है उसको तुरंत कहाँ दे देगा? अर्थ के अंदर। और अर्थ कहाँ जाएगा? वायर किससे टच हो जाएगा? उस सरिये से। और वो अर्थ के अंदर वो टोटल का टोटल करंट वहां सप्लाई होगा, नहीं होगा? होगा। सही बात है। तो वही ये ग्राउंडिंग है। वही क्या है? ये ग्राउंडिंग। उसी को कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। अब यहां पर देखो, देखो मैं बताऊं, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग
ये थोड़ा ध्यान रखना ना, शेयरिंग द चार्जेज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर चार्ज का शेयर किससे किया जाता है, अर्थ से किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, ग्राउंडिंग कहा जाता है। यस और नो? यस। अब समझिएगा सर यहां पर इसका क्या यूज होता है, जैसे अब मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल टाइप है उसमें क्या यूज होगा, तो मैं बहुत सिंपल वे के अंदर बताता हूं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा ध्यान देना, जैसे मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी से मान लीजिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ये कनेक्ट कर दिया, कोई रेजिस्टेंस ये कनेक्ट कर दिया, कोई ये कनेक्ट कर दिया, इस टाइप से ऐसे कर दिया, है ना, ऐसा कोई भी सर्किट हो सकता है। अब मान लीजिए मैंने ये पॉइंट है मेरे पास, बी पॉइंट है, अब इस बी पॉइंट को यदि मैं ग्राउंडेड कर दूं, क्या कर दूं, ग्राउंडेड कर दूं, हाँ, ये जो है ना, ये आपका क्या होता है, ग्राउंडेड प्रोसेस होता है ना, ग्राउंडेड का सिंबल होता है। अब जैसे मैं इस पॉइंट को ग्राउंडेड करूंगा ना, तब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या अज्यूम कर लो, जीरो अज्यूम कर लो। जो पॉइंट ग्राउंडेड है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो उसका पोटेंशियल कितना कर देना आप, जीरो कर देना, बस ये थोड़ा ध्यान में रखना। ये सुनो, हाँ, तो ग्राउंडेड का मतलब समझना, जो पॉइंट ग्राउंड है, जो अर्थ से कनेक्ट है, उसका पोटेंशियल अपन क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा बेसिक वे है, वो थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर? यस। नेक्स्ट, ओके, चार्जिफिकेशन मेथड्स। अब कहा, अभी आपने देखो स्टार्टिंग की क्लास के अंदर आपने कहा था, मैंने नहीं कहा, आपने कहा था, क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है बट नॉट प्रोटॉन, ये कहा था ना। अब इलेक्ट्रॉन का यदि ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है, मैंने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है एंड लॉस्ट भी कर सकता है ना, उसी टाइप से तो कहा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग के कारण क्या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। अब यहां पर पॉइंट को समझना, अब यहां पर पॉइंट को समझना, सर चार्जिफिकेशन का मीन्स क्या हुआ, चार्जिफिकेशन का तो क्या कहूंगा, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का जो प्रोसेस है वही क्या होता है, चार्जिफिकेशन होता है। अब ये भी समझ लो, चार्जिफिकेशन का मतलब हमें पता चल गया क्या होता है, क्या होता है भैया, क्या होता है, इसका मीन्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करोगे तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को क्या कहते हैं, चार्जिफिकेशन। अब चार्जिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ओनली, ओनली किस पर डिपेंड करता है, बता दो फटाफट, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। यस और नो? हाँ, बस ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। यस, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, है ना, हाँ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज किससे होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग के कारण होगा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग भी अलग अलग वे से हो सकता है, सर वो वे क्या है, वो मेथड्स हैं। कौन सा मेथड, फर्स्ट इज बाय फ्रिक्शन मेथड, सेकंड इज बाय कंडक्शन मेथड एंड थर्ड बाय इंडक्शन मेथड। यस, ओके। अब देखिएगा मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हूं, एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, एक एक को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। क्या है, बाय फ्रिक्शन मेथड। अब बाय फ्रिक्शन मेथड क्या कहता है समझिएगा, देखो मेरे पास कोई भी दो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है, ध्यान से कंसेप्ट को सुनना, दो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है, उन इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स को मुझे रबिंग करना है। क्या करना है, रबिंग। ये है मेरे पास दो ऑब्जेक्ट, कैसे है, इंसुलेटर। अब ये मत कहना ह्यूमन बॉडी है, कंडक्टर, हाँ है, थोड़ी देर के लिए मान लो यार ऑब्जेक्ट, और ये कौन है, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं दोनों को रबिंग कराऊंगा, रबिंग करने से दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और एनर्जी, दोनों ऑब्जेक्ट एनर्जी का क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब जिस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन लेस बाइंडिंग एनर्जी से बाउंडेड होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा, और दूसरे वाला क्या कर लेगा, उसको गेन कर लेगा। हाँ या ना? यस। अब समझिएगा मैं यहां पर क्या क्या ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना,
थोड़ा सा ध्यान दो। ये देखो मैंने एक क्लॉथ लिया, क्लॉथ कैसा क्लॉथ आपका अनचार्ज्ड, ले लिया अनचार्ज क्लॉथ है। अनचार्ज का मतलब इसमें प्रोटॉन्स भी है एंड इलेक्ट्रॉन्स भी है। अनचार्ज कह दो या न्यूट्रल कह दो एक ही बात है। तो मैंने ये क्लॉथ ले लिया, इधर मैंने क्या ले लिया बता दो, अनचार्ज प्लास्टिक रोड ले लिया। ओके ये भी सही है। अब इन दोनों को मैं क्या करवा रहा हूं, रबिंग करवा रहा हूं। रबिंग कराऊंगा तो इनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो एक ऑब्जेक्ट हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। यस और नो, यस। अब आ जाइए, देखो थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना। जैसे मैंने इस प्लास्टिक रोड एंड इस क्लॉथ को, सिल्क क्लॉथ को जैसे मैंने रबिंग किया, रबिंग करते मैंने ये देखा कि जो प्लास्टिक रोड है वो हीट एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देती है, लॉस्ट कर देती है। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा जी, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव लॉस्ट कर देगा उसके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, भी यहां पर ध्यान देना। थोड़ा सा मैं अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर करता हूं, ध्यान देना ध्यान देना। ये मेरे पास है, कोई भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर 15 प्रोटॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। मान गए मान गए मान गए। क्यों मान गए, क्योंकि सर जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या मानना हो गया, आपने ये भी तो कहा था प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, बट प्रोटॉन का पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो बता दो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। इसका मीन्स ये ऑब्जेक्ट आपका एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है या नहीं है, बता दो फटाफट। कैसा ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। यस और नो, यस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो कैसा ऑब्जेक्ट आपका, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट कर दिया। क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर दिया। और लॉस्ट कर दिया, अब बताओ इसके पास प्रोटॉन में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस और नो, यस। अब इसका मतलब बताओ इसके पास पॉजिटिव ज्यादा है या नहीं है। देखो 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 3 प्रोटॉन हो गया नहीं हो गया। प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस का, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा चार्जेबल हो जाएगा बता दो, पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। इसका मतलब हुआ जो भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है, अरे अपने में से नेगेटिविटी को बढ़ा दो, नेगेटिविटी को भगा दोगे तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। यस और नो, यस। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यस। तो यहां पर देखो प्लास्टिक रोड इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रही है, लॉस्ट कर रही है, तो क्या बन गई, पॉजिटिव। और जो आपका क्लॉथ है ना, वो जो भी चार्ज, देखिएगा यहां समझना, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट कर रही है, लॉस्ट कर दिया, किनका, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट कर दिया, तो यहां तो क्या बन गया, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, गेन कर रही है। गेन करेगा तो बोलो ये ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा साहब, सही बात है। अरे यस और नो, यस, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा वो क्या बनेगा आपका, नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव। बस ये कंसेप्ट तैयार कर लो, ये कंसेप्ट तैयार करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा समझना, जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा एक बात और बताऊं आपको, एक सिंपल वे के अंदर। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, ओके। इन दोनों को मैं रबिंग करवा रहा हूं, दोनों इंसुलेटर, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, दोनों क्या है, इंसुलेटर है। जैसे मैंने दोनों को रबिंग करवाया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट कर दिया, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन।
अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर यहाँ पर भी 3। अरे भैया जैसे मैं यहाँ पर रबिंग कर रहा हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं, तो रास्ते में तो कोई नाचने डांस करने तो जाएंगे नहीं है, तो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। सिंपल वे है। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गेन। अब थोड़ा समझो यहाँ पर, बस मैं तो ये कंसेप्ट कहता हूँ, ये ध्यान में रखो। क्या? लॉस्ट इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? पॉजिटिव। और गेन इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? नेगेटिव। बस इतना सा तो ध्यान रख ही सकते हो, थोड़ा बहुत तो ये। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। जो गेन करेगा वो कैसा बनेगा? आपका नेगेटिव, है ना। तो यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है तो ये कैसा बनेगा? बता दो। पॉजिटिव। ये गेन कर रहा है तो कैसा बनेगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? सर जो फ्रिक्शन मेथड है ना, फ्रिक्शन मेथड के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या थे? आपके न्यूट्रल थे। स्टार्टिंग में दोनों क्या थे? न्यूट्रल। इसका मीन्स हुआ फ्रिक्शन मेथड वो मेथड है जिसके अंदर दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अपोजिट नेचर के चार्ज से क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। और दोनों के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता है? सेम होता है। मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? सेम होता है। ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? तो इसका मीन्स यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, उस मेथड का नाम बताइए जिसमें दो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट अपोजिट नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड से चार्ज हो जाए, तो उस मेथड का नाम क्या? आपका फ्रिक्शन मेथड। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। जो गेन करेगा वो कैसा हमेशा कैसा बनेगा? नेगेटिव। और एक बात और ध्यान रखो, मान लीजिए मेरी क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर मान लीजिए 50 स्टूडेंट मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो 50 स्टूडेंट में से मैंने देख लिया ये 3 स्टूडेंट ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। अब उन 3 स्टूडेंट को जो बदमाशी कर रहे हैं उनको मैं क्लास से क्या करूँगा? आउट करूंगा सिंपल वे में। अब जैसे वो 3 बच्चे चले जाएंगे तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बच्चे रह गए? 47। अब मैं पूछूं, बोलो मेरी कंप्लीट क्लास का जो मास है वो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? तो भैया वो 3 बच्चे जो बाहर चले गए उनका जो मास है वो डिक्रीज हो गया नहीं हो गया? तो टोटल क्लास का मास क्या हुआ? डिक्रीज। तो इसका मीन्स हुआ यदि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट कर रहा है तो इसका मास हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। सही बात है। मास क्या होगा? डिक्रीज। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो इसका मास क्या होगा? बता दो फटाफट। इंक्रीज। बोलोगे नहीं होगा? तो यहां पर ध्यान देना, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव हमेशा कैसा होता है बेटा? जिसका मास क्या हो जाता है? डिक्रीज। और जो गेन करेगा उसके लिए मास क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज। बस ये वाला कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, यस यस। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और बताऊं आपको। क्या? जैसे यहां पर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ये जो फ्रिक्शन मेथड है ना, ये ओनली किसके लिए एप्लीकेबल्स है? इंसुलेटर्स के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली एंड ओनली इंसुलेटर्स के लिए एप्लीकेबल है। क्या कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है? 100% नहीं है। लो मैं बोल रहा हूं क्यों। चलिए मान लीजिए, आप मान लीजिए कोई भी एक मेटल्स का कुछ भी ले लीजिए, कोई चम्मच ले लीजिए और कोई कुछ भी ले लीजिए, है ना, मेटल्स का ले लीजिए। उस मेटल्स को आप किसी कपड़े से या किसी से भी रबिंग कराओ। रबिंग कराने के बाद यदि आप किसी उस चार्ज के पास ले जाओगे तो न रिपल करेगा न अट्रैक्ट करेगा। हाँ, करके देख लेना घर पर आप। तो न रिपल करेगा न अट्रैक्ट। क्यों? क्या कंडक्टर के अंदर क्या चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? हो रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मेटल है, इस मेटल को मैंने कपड़े से रबिंग किया तो मेरा कपड़ा भी क्या हो गया? चार्ज हो गया। ये जो आपका मेटल है इसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो चार्ज धीरे 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 मेरे हाथ से, ह्यूमन बॉडी से अर्थ के अंदर चला गया नहीं चला गया? चला गया। या सुनो, तो वो जो कंडक्टर पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ना, वो पूरा कंप्लीट रूप से ह्यूमन बॉडी के थ्रू कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। यस और नो? तो ये ध्यान रखना। तो बस एक ही पॉइंट ध्यान में रखो, जो फ्रिक्शन मेथड होता है वो किसके लिए बेस्ड, किस पर बेस्ड होता है? इंसुलेटर्स पर बेस्ड होता है। अब थोड़ा सा मैं इसको रीड करके आपको बता देता हूं।
देखो, ए मेथड ऑफ चार्जिफिकेशन इन विच टू इंसुलेटर ऑब्जेक्ट आर चार्ज्ड बाय सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चार्ज ड्यू टू रबिंग टू ईच अदर, जब दोनों को एक दूसरे को रब करते हैं तो सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर से क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। अब एक बात, ये मैंने बता दिया केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, इंसुलेटर के लिए एप्लीकेबल है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, चलता हूं अब नेक्स्ट में, अब ध्यान दो। सेकंड मेथड कौन सा आपका, बाई कंडक्शन मेथड। यस, बाई कंडक्शन। अब थोड़ा सा समझिएगा, कंडक्शन मेथड कब होता है, कंडक्शन मेथड वो तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, ये कौन सा मेथड हो गया आपका, टचिंग मेथड। हाँ हाँ हाँ, कौन सा, टचिंग मेथड भी कह सकते हैं इसको, है ना, चाहे आप इसको कंडक्शन मेथड कह दो या क्या कह दो, टचिंग मेथड कह दो। अब का इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंदर देखो, मैंने यहां पर एक, थोड़ा समझना, मैंने यहां पर एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लिया, अनचार्ज्ड स्पेयर लिया, और अभी आपने कहा था अनचार्ज्ड का मीन्स क्या होता है, जितना प्रोटॉन्स उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितना प्रोटॉन्स है उतना ही क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अनचार्ज कंडक्टर है। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक एबोनाइट की रोड ली, और वो एबोनाइट रोड कैसी आपकी, नेगेटिव चार्जेबल है। कैसी चार्जेबल है, नेगेटिव चार्जेबल है। कोई भी रोड ले ली मैंने, नेगेटिव चार्जेबल है। अब इस रोड को मैंने इससे टच कर दिया, टच कर दिया। अब टच कर दिया तो ये कांटेक्ट पॉइंट बन गया, नहीं बन गया, ये क्या बन गया, बोलो फटाफट बोलो, कांटेक्ट पॉइंट बन गया। यस, ओके 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 ओके, बन गया बन गया बन गया, क्या बन गया, कांटेक्ट पॉइंट। अब जैसे ये कांटेक्ट पॉइंट बनेगा तो ये चार्ज कैसा आपका, नेगेटिव चार्ज है। आपकी जो रोड है वो कैसी है, नेगेटिव चार्जेबल, और नेगेटिव चार्जेबल का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, डिफिशियंसी है, मेजॉरिटी है, तभी तो माइनस है उसके ऊपर, तो इसके पास माइनस का इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, मेजॉरिटी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इस कांटेक्ट पॉइंट के थ्रू इस कंडक्टर्स के अंदर क्या हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, या सुनो, और जैसे पास होंगे तो यहां पर भी जाकर बोलो इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी, तो यहां बोलो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये टोटल नेगेटिव चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे इस ना, यहां पर देखो पूरा नेगेटिव चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस पर। तो क्या कहोगे, ये कौन सा मेथड है, ये वो मेथड है जिसके अंदर जब एक चार्ज रोड को या चार्ज स्पेयर को किसी अनचार्ज कंडक्टर, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना भैया, अनचार्ज कंडक्टर है ना, हाँ, ये सब कंडक्टर है, और इन कंडक्टर्स को मैंने कहाँ रखा, इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया। तो वही चार्ज रोड इज कॉन्टेक्ट टू किससे, चार्ज का अनचार्ज कंडक्टर से, तब कांटेक्ट पॉइंट के थ्रू किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो ये कैसा बन जाएगा आपका, नेगेटिव। इसका मींस क्या हुआ, ये वो मेथड है जिसके अंदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट सेम नेचर, ये कैसा है, माइनस, सेम नेचर के चार्ज से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ओके ओके, यस और नो, है ना, बहुत सिंपल है। तो ये आपका कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन मेथड। इसको मैं थोड़ा सा वैसे देखो एक डायग्राम से और बता दूं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको डायग्राम से और बता दूं, एक अलग डायग्राम ले लेता हूं मैं, कंडक्शन मेथड। चलिए मैं थोड़ा सा एक अलग डायग्राम वो ले लेता हूं, कैसे, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास अनचार्ज कंडक्टर है, इसको मैंने इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया, कैसा है फटाफट बोलो, अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड कंडक्टर, हाँ देखो। चलिए यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक चार्ज कंडक्टर ले लिया, वो भी किस पर रखा है, इंसुलेटर स्टैंड पर। यहां पर मैंने कैसा चार्ज ले लिया, सपोज करो माइनस ले लिया, माइनस ले लिया, चलो ले लिया। अब देखो ये दोनों यहां पर कांटेक्ट कर रहे नहीं कर रहे,
यहां पर क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट। तो यह आपका कांटेक्ट पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बोलो, क्या हुआ, कांटेक्ट पॉइंट। अब यह आपका क्या है, अनचार्ज्ड है, तो जितने प्रोटॉन्स है उतने क्या आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। इधर ये वाला माइनस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, मेजोरिटी। तो इधर से इलेक्ट्रॉन बोलो इधर ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, होगा। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, मेजोरिटी। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की क्या बनती जाएगी, मेजोरिटी। और मेजोरिटी बनेगी तो बोलो ये वाला भी बोलो आपका नेगेटिव बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो देखो आपका अनचार्ज कंडक्टर चार्ज कंडक्टर की सेम नेचर से चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा, इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव, इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वो मेथड कौन सा है जिसके अंदर अनचार्ज कंडक्टर किससे, सेम नेचर के चार्ज से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। उस मेथड को क्या कहा जाता है, कंडक्शन मेथड कहा जाता है, ये ध्यान में रख लेना। ओके, थर्ड, यस इंपॉर्टेंट, बाय इंडक्शन मेथड, इंपॉर्टेंट, 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 यस। हाँ, इंडक्शन मेथड कौन सा होता है, ए मेथड, ध्यान देना अच्छी तरह, a method of chargification in which uncharged conductor is charged by opposite nature of charge। हाँ, अब समझिएगा कैसे। अब देखो, सबसे पहले मैंने एक अनचार्ज कंडक्टर लिया, ये वाला ले लिया, क्या ले लिया, अनचार्ज कंडक्टर ले लिया। ओके, ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस अनचार्ज कंडक्टर के पास मैं एक चार्ज रोड, क्या लेके आ रहा हूं बेटा, हाँ बता दो बता दो बता दो, चार्ज्ड रोड। कैसी रोड है ये, पॉजिटिव। कैसी है, पॉजिटिव। इस रोड को मैं इधर इसके पास लेके जा रहा हूं, पास लेके जा रहा हूं, लेकिन इस रोड को इस कंडक्टर से क्या नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा। अब टच नहीं कर रहा, यदि टच कर दूंगा तो कौन सा मेथड हो जाएगा, कंडक्शन मेथड हो जाएगा। जस्ट इसके पास लेके जा, जस्ट इसके पास लेके जा रहा हूं, टच नहीं कर रहा। अब यदि पास लेके जा रहा हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है ना, उन सबको ये अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस पार्ट में देखो, मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दूं, कर दिया, तो इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगी, मेजोरिटी हो जाएगी। इधर वाले में क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। यस, क्लियर हो गया सर। अब यदि ये क्लियर हो गया तो अब इस रोड को मैंने अठाया नहीं अभी, रोड, यदि रोड को अठा दूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव वापस मिक्स होकर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। मैंने भी अठाया नहीं, अभी भी यहां पर ये जो चार्ज रोड है वो अभी यहीं पर है। लेकिन मैंने क्या किया, जिस साइड में चार्ज रोड है ना, उसके अपोजिट साइड को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। जैसे ग्राउंडेड किया तो देखो इधर यहां पर कौन सा चार्ज था, आपका पॉजिटिव चार्ज था। अब देखिए, अब पॉजिटिव क्या इस वायर से, इस वायर से क्या ग्राउंड में जाएगा क्या, ये कंडक्टर वायर है ना, कौन सा वायर है, कंडक्टर, कंडक्टर वायर। क्या ये पॉजिटिव अर्थ में चला जाएगा, नहीं। अरे कोई पॉजिटिव मोशन करता है क्या, पॉजिटिव तो कौन है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। तो क्या ये पॉजिटिव फिनिश कैसे होगा, तो मैंने कहा था अर्थ को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दो या अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लो, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यस, और जाके इस पॉजिटिव को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अब लास्ट प्रोसेस के अंदर इस रोड को अपन कहाँ ले जाते हैं, साइड, साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज टोटल इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मीन्स हुआ इस मेथड के अंदर जो आपका अनचार्ज कंडक्टर था वो चार्ज रोड के अपोजिट नेचर से चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा, या आपका कैसा है, पॉजिटिव, या आपका कैसा बन गया, नेगेटिव। यस और नो, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल वे के अंदर मैंने यहां पर कुछ नोट राइट कर रखे हैं। अब वो नोट क्या है वो समझना, क्या, चार्जिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं, केवल इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है। यस, सेकंड नोट क्या है,
In chargification process, a simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope, है ना। कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप है ये, थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आप देखो ये क्या यूज होता है। देखो अब भी देखो, इतनी देर तक तो आप क्या कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे थे। चलिए अपन ने चार्ज कर लिया ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेथड से अपन ने चार्ज कर लिया। जैसे हमने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद अपने को उसके ऊपर चार्ज की अमाउंट चेक करनी है। अब चार्ज की अमाउंट को डिटेक्ट करने के लिए जो अपार्टस यूज होता है ना, वो अपार्टस कौन होता है आपका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। सर ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, तो देखो इसके अंदर एक सिंपल सा वे समझना। एक यहां पर मैंने एक, थोड़ा ध्यान देना, एक बोतल टाइप का मैंने ले लिया, है ना। इसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम है इसके अंदर, वैक्यूम, थोड़ा समझना। चलिए अब मैंने क्या किया, इसको यहां पर थोड़ा समझना, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखो, ये मैंने, चलिए यहां पर ये ले लिया, ये ले लिया, कोई जार है ना, जार जानते हो ना, इस टाइप का बर्तन ले लिया, ऐसे मान लो, या क्यूबिक ले लो, क्यूब भी ले सकते हो ना, वो कैसा भी। अब मैंने यहां पर क्या किया, एक मेटल रोड ले लिया, ये ले लिया, ये आपका क्या है, मेटल रोड है ना, मेटल रोड, ये थोड़ा ध्यान में रखना, मेटल रोड। और इस मेटल रोड के ऊपर मैंने एक नोब बना दिया, है ना, नोब। अब देखो यहां पर मैंने, यहां पर दो लीफ लगा दी, पत्तियां लगा दी दो, ओके, मेटल्स की पत्ती है, लीव्स है। अब क्या किया, सपोज कीजिए मैंने किसी भी मेथड से इस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया, है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, चार्ज किया। अब जैसे चार्ज किया तो मुझे चेक करना है कि इसके ऊपर कितना अमाउंट चार्ज आया, या फिर मुझे डिटेक्ट करना है कि ये चार्ज हुआ या नहीं हुआ। इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इस नोब से क्या कर दिया, मैंने टच कर दिया। अब जैसे नोब से टच किया तो इसका जो चार्ज है ना, वो इस मेटेलिक रोड से ट्रांसफर होकर इन दोनों लीफ के अंदर आएगा, नहीं आएगा, आएगा। और जैसे लीफ के अंदर आएगा तो देखो दोनों, मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये लीफ एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेंगी, या सुनो क्या करेंगे, रिपल। और आपको पता भी है लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपल, और मैं बताऊंगा आगे अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो जैसे ये रिपल करेंगी तो इन लीफ के अंदर डाइवर्जेंस होगा, नहीं होगा, क्या होगा, डाइवर्जेंस। इसका मतलब हुआ जितना ज्यादा लीव्स के अंदर डाइवर्जेंस होगा उतना ही ये आपका ऑब्जेक्ट का चार्ज है या नहीं है, है। तो यहां पर मैं देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या प्रिंसिपल बताता है, ये प्रिंसिपल बताता है amount of charge, amount of charge on object directly proportional to divergence of, या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ये भी कह सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स, है ना, ये भी आप कह सकते हो, है ना। जो जो अपनी लीफ है ये जितना ज्यादा डाइवर्जेंस करेंगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज्यादा क्या है, चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रोस्कोप का थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। देखो अभी वाली जो पहले थोड़ा अपन ने अभी कहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज आर लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर एंड लाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो का वो सेम टू सेम आ गया। तो ध्यान देना फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेज। लाइक चार्जेज का मीन्स सेम नेचर, कैसा, सेम नेचर, आर रिपल एंड अनलाइक चार्जेज मीन्स अपोजिट नेचर
आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यस और नो, यस। अब लाइक चार्ज का मतलब ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव, अब ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो क्या हो गया, अनलाइक। अब थोड़ा समझ लो, इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने क्या माना था, लाडला बेटा माना था। लाडला बेटा बदमाशी करेगा या नहीं करेगा, करेगा साहब। अब समझिएगा, लाडला बेटा बदमाशी करेगा, अब बदमाश के सामने कोई बदमाश आ गया तो उसको रिपल करेगा या नहीं करेगा, करेगा। लेकिन बदमाश के सामने कोई और आ जाए तो नहीं, क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, यस और नो, समझ गए ना। और कोई कौन आना चाहिए। तो अब यहां पर ध्यान दो, लाइक चार्ज ये भी कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बता दो, रिपल। ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों भी क्या करेंगे, रिपल। इसका मीन्स हुआ लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। किधर रिपल करते हैं ये भी ध्यान रखना, जॉइनिंग लाइन के अलोंग। किधर रिपल करते हैं, जॉइनिंग लाइन के अलोंग रिपल करते हैं, है ना। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। अब सुनना, सपोज कीजिए मैंने ये चार्ज Q1 ले लिया, ये वाला चार्ज Q2, ये वाला Q1, ये मैंने क्या ले लिया, Q2। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज कीजिए Q1 भी आपका यहाँ पर देखो कैसा है, प्लस है, Q2 भी आपका कैसा है यहाँ पर, प्लस है, हाँ है। अब समझिए, मुझे एक बात बताओ, Q1 इंटू Q2 क्या होगा, तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस। और प्लस का मीन्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मीन्स हुआ सर लाइक चार्जेस जो है उनके अंदर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। बट अब देखो ऐसा यहां पर ध्यान दे लो, ये माइनस ये भी माइनस, लाइक चार्जेज हैं या नहीं है, है। तो ये माइनस माइनस भी क्या बनेगा आपका, प्लस। तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर क्या कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल करने का मीन्स दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, अनलाइक चार्जेस मीन्स अपोजिट नेचर, वन इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, इसको मैंने Q1 ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, Q2। और मैंने भी कहा था अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही किधर होती हैं, जॉइनिंग लाइन के अलोंग होता है। अब देखो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है या नहीं है, तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब ध्यान देना, Q1 कैसा है आपका, प्लस का, Q2 कैसा आपका, माइनस का, ऐसा ही तो है। अब ध्यान दो, तो Q1 इंटू Q2 क्या बनेगा, प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा आपका, माइनस बनेगा, यस और नो। तो माइनस बनेगा तो Q1 इंटू Q2 आपका क्या बोलो, लेस देन जीरो होगा या नहीं होगा, अरे बोलो बच्चों, होगा ना। तो यहां पर ध्यान देना, अट्रैक्शन सॉरी रिपल्सन के लिए Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो, एंड अट्रैक्शन के लिए क्या होगा, Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या मैंने एक यहां पर नोट दिया है, क्या नोट दिया है, अट्रैक्शन में बी पॉसिबल बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यहां पर समझना, मेरे पास दो टाइप आ रहे हैं, वन इज रिपल्सन, सेकंड इज अट्रैक्शन आ रहा है। अब देखो दोनों कंडीशन को समझने की कोशिश करना। जो अट्रैक्शन है ना, वो अट्रैक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में तो होता ही होता है। बट मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, न्यूट्रल। इन दोनों के बीच में भी क्या पॉसिबल है, अट्रैक्शन है या नहीं है। सपोज ध्यान दे लेना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, सही बात है, अनलाइक चार्ज है। बट ये पॉजिटिव ये आपका न्यूट्रल, तो भी क्या होगा, अट्रैक्शन। ये नेगेटिव ये न्यूट्रल, फिर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बस ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना, है ना। तो अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है, बट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड न्यूट्रल के बीच में भी क्या अट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है। बट जो रिपल्सन है वो ओनली एंड ओनली किन के बीच में पॉसिबल है, लाइक चार्जेज के बीच में पॉसिबल है। अब ध्यान देना, इसका मतलब हुआ रिपल्सन ओनली एंड ओनली चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में पॉसिबल हो सकता है सॉरी होता है, हो सकता नहीं, होता है, कंफर्म होता है। अब ध्यान देना,
मैं एक पॉइंट और आपको कह दूं, सर मान लीजिए अपन ने मान लिया कि हाँ जो आपका रिपल्सन है वो लाइक चार्जेज के बीच में पॉसिबल है। अब यदि लाइक चार्जेज के बीच में पॉसिबल है, इसका मीन्स हुआ यदि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को चेक करना है, यदि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, रिपल्सन करूंगा। यदि रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब पक्का हो गया कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, चार्जेबल ऑब्जेक्ट है। कभी भी चार्ज्ड एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में रिपल्सन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्जिफिकेशन का यदि पता लगाना है तो वहां पर रिपल्सन प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होनी चाहिए। ओके, यस, क्लियर। अब ध्यान दो, अगला है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। यस, ध्यान दे लेना, जो चार्ज है ना वो हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और मैं बताता हूं बार बार में, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज का कौन सा सम होता है, एल्जेब्रिक। एंड वेक्टर क्वांटिटीज का कौन सा सम होता है, वेक्टर सम। यस, तो यहां पर चार्ज का हमेशा कौन सा सम करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे। सर एल्जेब्रिक सम का मतलब ये मेरे पास कोई भी सिस्टम है ना, इसके अंदर +2 कूलम -3 कूलम +4 कूलम -5 कूलम। अब मुझे कोई कह दे इसका टोटल चार्ज बताइए, टोटल चार्ज, तो कहा चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसका क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक का मतलब डायरेक्ट जोड़ दो, +2 +4 +6 +6 -3 +3 +3 -5 -2। यस और नो, यस। तो इसका जो नेट चार्ज है ना वो कितना आ गया, बता दो फटाफट, -2 कूलम आ गया। इसका मीन्स क्या हुआ, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो उनका कौन सा सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो मैं बता चुका हूं चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो उनका जो ऐड होगा ना वो कैसा होगा, आपका एल्जेब्रिक सम होगा। यस और नो, यस। अब देखिए मेरे पास ये सिस्टम दे दिया, अब मुझे कह दे इस सिस्टम का नेट चार्ज बताओ कितना होगा। तो मैंने भी कहा था सभी का एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, तो क्या करोगे, Q1 + Q2 + Q3 प्लस डॉट 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 Qn। बोलो इस टाइप से सभी का चार्ज क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे नहीं कर दोगे, तो अपने पास सिस्टम का क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। बहुत क्लियर, बहुत सिंपल वे के अंदर है ना। हाँ, अब ध्यान दो, नेक्स्ट आपका चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। 9th 8th क्लास में अपन कंप्लीट करके आते हैं, एनर्जी को न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है न क्रिएटेड किया जा सकता है, बस एनर्जी वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। उसी टाइप से आपका चार्ज भी एक क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। दैट मीन्स चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता न उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट वन फॉर्म से अनोदर फॉर्म में चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। यस और नो। इसका मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो हाथ है, इस वाली मुट्ठी के अंदर 10 कूलम चार्ज है, इस वाली मुट्ठी के अंदर 2 कूलम चार्ज है। यस, तो टोटल सिस्टम का कितना हुआ, 12। अब मैंने एक दूसरे को मिक्स किया, इसके पास कितना आ गया, 5, इसके पास कितना आना चाहिए, तो देखो पहले दोनों के पास टोटल कितना था, 12, बाद में भी कितना रहेगा, 12, क्योंकि चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो अब सुनना, अब पहले दोनों के पास कितना था, 12, अब गोल मेल करके इसके पास कितना आ गया, 5। अब 12 में से 5 माइनस करो तो इसके पास कितना आएगा, 7। क्यों, अगेन टोटल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। हाँ या ना, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चार्ज हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, बता दो, कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। सर इसके कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हो, हाँ बता सकता हूँ, क्यों नहीं। प्रोटॉन डीकेज इनटू ए न्यूट्रॉन, जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अंदर डीके होता है, अब कैसे डीके होता है समझिएगा। देखो प्रोटॉन, मैं यहां पर ले लेता हूं प्रोटॉन, थोड़ा सा समझना, ये ले लिया,
1p1 ऐसे प्रोटॉन को मैंने शो कर दिया है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, प्रोटॉन किस में डीके हो रहा है, न्यूट्रॉन में। ये लो ये लो ये लो, ठीक। प्रोटॉन को किस में चेंज कर रहा हूं मैं, न्यूट्रॉन में। अब ध्यान देना, यहां पर ये जो नीचे है ना, नीचे ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है ना, थोड़ा ध्यान रखना। अब न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन कैसा होता है आपका, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा आपका, 0। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज किसके इक्वल होता है, बताओ फटाफट बताओ। यहां पर ध्यान देना, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, तो यहां पर प्रोटॉन का चार्ज किसके इक्वल होगा, प्लस ई के। बताया था ना मैंने, बताया था, प्लस ई। इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, माइनस ई। ई क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो यहां पर प्रोटॉन का चार्ज कितना आपका, प्लस ई। अब ध्यान दो, यहां पर चार्ज कितना है बता दो, न्यूट्रॉन का कितना है, 0। अब चार्ज अभी आपने क्या कहा, कंजर्व्ड होना चाहिए। अब कंजर्व्ड होना चाहिए तो कहा जाता है न्यूट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन कौन हो जाता है, इमिट हो जाता है। अब देखो पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना है, +1, तो वापस टोटल, सॉरी प्लस ई, +1, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, प्लस ई आ गया। आगे नहीं आ गया, आ गया, तो 0 + ई कितना आ गया आपके पास, प्लस ई आ गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा बहुत समझने की कोशिश करना है, बहुत समझने को, क्या कि पहले भी चार्ज कितना था आपका, प्लस ई, बाद में भी कितना है आपका, प्लस ई, है ना। तो यहां पर जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डीके होता है तो साथ में क्या रिलीज करता है आपका, एक पॉजिट्रॉन। किसको, पॉजिट्रॉन को। ओके, अब पॉजिट्रॉन नॉट प्रोटॉन, नॉट प्रोटॉन, ध्यान से सुन लेना। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं नोट कर देता हूं, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन है ना, वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। ओके, यस, क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, न्यूट्रॉन डीके इनटू ए प्रोटॉन। यस, ये ले लिया मैंने, ये न्यूट्रॉन किस में डीके हो रहा है, प्रोटॉन में। बताओ स्टार्टिंग में इसका टोटल चार्ज कितना है, 0। यहां पर प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्लस ही। अब देखो टोटल चार्ज मुझे कितना करना है, 0, तो यहां पर क्या इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, तो वापस चार्ज कितना हो गया, 0। तो पहले भी चार्ज कितना था, 0, बाद में भी कितना हो गया, 0। बोलो आपका रिएक्शन ये कंजर्व्ड है या नहीं है, चार्ज क्या है, कंजर्व्ड। जैसे मैं कहूं लास्ट एग्जांपल, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन ले लो, मैं यूरेनियम का ले लेता हूं, 92 यूरेनियम 238, जब ब्रेक होता है, जब ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है, 90 थ्योरियम 234 प्लस 2He4 में ब्रेक होता है। या सुनो, ये सब क्या है, ये भी यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये थ्योरियम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। या सुनो, अब ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूं, किसी भी, कोई भी, ध्यान देना, अच्छी तरह समझना बेटा, किसी भी न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ना, वो हमेशा +Z ही होता है। कोई भी न्यूक्लियस हो, उसका चार्ज कितना होता है, +ZE, और Z का मीन्स होता है एटॉमिक नंबर। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर एटॉमिक नंबर कितना आपका, 92 है, तो यहां पर टोटल चार्ज कितना हुआ आपका, +92E। हाँ, अब देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर थ्योरियम का चार्ज कितना, 90E, प्लस हीलियम का कितना है, 2E। टोटल कितना हो गया आपका, 92E हो गया, नहीं हो गया। तो पहले भी चार्ज कितना था, 92E, बाद में भी कितना है, 92E, तो चार्ज क्या हो गया आपका, कंजर्व्ड हो गया, नहीं हो गया, हो गया। यस, ओके, नेक्स्ट ध्यान दो। यस, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस, ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझिएगा, यहां पर सबसे सिंपल क्वांटाइजेशन कहां से आया, क्वांटाइजेशन वर्ड आता है किससे बेटा जी, क्वांटा से, क्वांटा। ओके, क्वांटा। अब समझिएगा, क्वांटा का मीन्स क्या होता है, क्वांटा का मीन्स होता है वो मिनिमम वैल्यू जिसका ट्रांसफर पॉसिबल हो सके। कौन सा, वो मिनिमम वैल्यू जिसका ट्रांसफर पॉसिबल। चलिए एक एग्जांपल से बताता हूं मैं।
एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपनी क्लासरूम के अंदर ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट है। कितने हैं? 50। अब मान लीजिए वहाँ पर टीचर का अब्सेंस है, टीचर प्रेजेंट नहीं है। अब टीचर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए स्कूल का बेल बजा छुट्टी का, तो वो सब बच्चे उस क्लासरूम के गेट से बाहर आएंगे। एक बार के अंदर उस गेट में से कम 3-4 बच्चे एक साथ निकलेंगे, निकलेंगे ना। और जैसे वो 3-4 बच्चे एक साथ निकलेंगे तो इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, लड़ाई होगी। लेकिन यदि उस क्लासरूम के अंदर टीचर का परजेंस है और टीचर का परजेंस होने के बाद क्या आप ऐसे निकल क्लासरूम से बाहर निकल जाओगे? नहीं निकल पाओगे। इसलिए वहां पर आप कम से कम एक स्टूडेंट क्लास से क्या जाएगा? बाहर जाएगा। या सुनो, केवल एक स्टूडेंट क्लास से, इसका मतलब हुआ उस क्लास रूम का क्वांटा कौन हुआ? एक स्टूडेंट हुआ। यस और नो? यस। तो क्वांटा का मीन्स होता है वो मिनिमम वैल्यू जिसका ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। बहुत सिंपल वे के अंदर मैंने बता दिया है ना। क्या ऐसा हो सकता है क्या नीचे जाने के बाद कहे अरे मैं आधा तो आगे आधा तो क्लासरूम में हूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल आपका पूरा का पूरा एक स्टूडेंट कहाँ होगा? बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्लासरूम से कम एक बच्चा ट्रांसफर हो रहा है तो एक स्टूडेंट उस क्लासरूम का क्या है? क्वांटा। अब समझना स्टार्टिंग में आपने क्या कहा? किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो उसमें किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मीन्स कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? 1। क्या हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? क्या 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, श्योर। तो इसका मीन्स क्या हुआ? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। दैट मीन्स क्वांटा ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मीन्स हुआ द वैल्यू ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज इज दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। गुड बेटा, गुड 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 गुड। ओके, है ना? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको सिंपल वे के अंदर समझते हैं। द गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज। यस। अब मान लीजिए ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ले लिया ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या कह रहा है? द गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज। मैं इसको चार्ज दे रहा हूं और उस चार्ज का अमाउंट कितना है? कैपिटल क्यू। अब थोड़ा सा समझना, जो ये मैं चार्ज दे रहा हूं ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज कीजिए मैं कितना चार्ज दे रहा हूं? क्यू चार्ज दे रहा हूं। अब ध्यान देना, ये जो भी आप चार्ज दे रहे हो वो किसके इक्वल्स होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान में रख लेना, चार्ज के इंटीग्रल मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब इंटीग्रल मल्टीप्लाई का मींस या तो ध्यान देना, ये जो चार्ज है ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 5 इलेक्ट्रॉन्स को। बोलो ऐसे ट्रांसफर करेगा ही नहीं करेगा? तो बताइए, जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो सब इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीप्लाई है या नहीं है? यस और नो? यस। इसका मीन्स हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीप्लाई होना चाहिए। वो चार्ज आपका प्लस भी हो सकता है, वो चार्ज आपका माइनस भी। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। गेन कर रहा है तो क्या बनेगा? नेगेटिव। इसका मीन्स क्या हुआ? किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया गया अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यस। अब थोड़ा समझना यहां पर Q का मीन्स क्या है? गिवन चार्ज। हाँ, गिवन चार्ज, ऑब्जेक्ट को जो चार्ज दे रहे हैं वो। N का मीन्स क्या है? ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके 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 ओके, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। यस। ओके। या ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है?
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यस ओके। अब आपको क्वेश्चन में सिंपल वे के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसे दे दे कि आपके ऑब्जेक्ट को इतना चार्ज दे दिया, इतना चार्ज दे दिया, सपोज करो कोई भी अमाउंट दे देगा आपको, चलो मैं दे देता हूं, जैसे मान लीजिए दे दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इतना अमाउंट दे रहा है। अभी इतना अमाउंट दे रहा है तो कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो यहां पर इस क्यू की जगह तो क्या पुट कर दो, दिस, जितना चार्ज दे रहा है। एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका इधर डिवाइड लग जाएगा तो एन का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर, बहुत इजी है, यस और नो, ये सिंपल वे के अंदर है ना। तो ये ध्यान रखना, यदि ऐसा आ जाए कि आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करेगा, गेन करेगा, लॉस्ट करेगा, ध्यान रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। इसी पॉइंट को मैं ऐसे बताऊं, इसी पॉइंट को मैं ऐसे बताऊं, और आपने अभी कहा था सर ये लो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने चार्ज दिया और मैं इसको क्या कर रहा हूं, बोलो प्लस कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, श्योर, श्योर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लॉस्ट, है ना। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ अब ध्यान दो, तो ये आपका, हाँ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, लॉस्ट करेगा तब ये कैसा बनेगा, आपका पॉजिटिव बनेगा। ओके, अब थोड़ा सा एक बात और को, एक कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर रहा है तो कैसा बन रहा है, आपका पॉजिटिव बन रहा है, ध्यान रखना, और इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा तो इसका मास क्या होगा, बता दो, डिक्रीज होगा ही नहीं होगा। अरे इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो अपना मास लेके जा रहे, नहीं जा रहे, जा रहे हैं, और मास लेके जा रहे हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यस और नो। अच्छा, इसी के अपोजिट में ऐसे कहूं, ये आपका ऑब्जेक्ट, इसको मैंने चार्ज दिया, कैसा, नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, गेन कर रहा है, कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, गेन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज, तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज, यस और नो, यस। इसका मीन्स आप ध्यान देना सर, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो उस ऑब्जेक्ट के मास में चेंज हो गया, नहीं होगा, होगा। अब कहा कितना चेंज होगा वो बता दो, तो मैंने कहा डेल एम हो गया, यस और नो। तो यहां पर ये डेल एम क्या है, बता दो, चेंज इन मास। ओके, चेंज इन मास किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑफ ऑब्जेक्ट, कब, इन चार्जिंग, जब मैं इसको चार्ज कर रहा हूं तब इसके मास में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या क्या मैंने कहा था, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज कीजिए एन, और एक इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके जा रहा है, अरे भाई मैं जाऊंगा तो मैं मेरा मास ही तो लेके जाऊंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का मास, एंड एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एम ई, और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एन, तो एन इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, एन एम ई। बोलो ये वाला कंसेप्ट भी ध्यान में रखोगे या नहीं रखोगे, यस और नो, फटाफट बोलो, यस। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में जो चेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का क्या होता है, इंटीजर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये एम ई क्या है, फटाफट बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बता दीजिए कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बस ये ध्यान में रखना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहां पर दोनों को नोट कर देता हूं, ध्यान देना, क्या, क्वांटाइजेशन का मतलब है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और बोल दो डेल एम इक्वल टू
प्लस माइनस तो छोड़ो, डायरेक्ट आप तो कह दो n इंटू एम ई। ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, लर्निंग पॉइंट है ये आपका। कैसा पॉइंट है? लर्निंग पॉइंट। हाँ, यस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? चार्ज इज इनवेरिएंट। मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया था ये पॉइंट। इनवेरिएंट का मीन्स होता है अनवेरियंग। हाँ, सही बात है, सही बात है ना। अनवेरियंग प्रॉपर्टी। अनवेरी का मीन्स जो जो चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज रेस्ट एंड मोशन के अंदर क्या ना हो, चेंज ना हो। कैसे समझना? जैसे मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं जब रेस्ट में था, यहां ध्यान देना, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये किस में आपका? रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है तब इसका चार्ज कितना आपका? 2 कूलम। अब मैंने क्या किया? ये ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है। अब आपके माइंड में आएगा इसका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, इसका चार्ज डिक्रीज ना, इसका चार्ज वो ही रहेगा कितना? 2 कूलम। या सुनो, चार्ज कभी भी, ध्यान देना ना, चार्ज कभी भी किसकी? ऑब्जेक्ट की मूविंग स्टेट एंड रेस्ट स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मीन्स क्या हुआ? क्यू रेस्ट इक्वल टू क्यू मोशन। यस और नो? ये कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन देखना, जो चार्ज है ना, वो कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। मैं यहां नोट भी कर देता हूं, नोट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान देना, नोट कर देता हूं। हाँ, चार्ज doesn't depend on motion और रेस्ट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बस, है ना। हाँ, बट थोड़ा ये भी ध्यान रखना, बट मास मास डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ये ध्यान रख लेना, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्ज कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, बट जो मास होता है ना, वो आपके रेस्ट ऑब्जेक्ट का मास अलग होता है एंड मूविंग ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये ध्यान में रखना। ओके, हाँ, आगे मैं बताऊंगा। तो ये आपका चार्ज कैसी प्रॉपर्टी होती है? इनवेरिएंट। तो 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। चार्ज एक इनवेरिएंट भी होता है एंड फंडामेंटल भी होता है। यस, तो इसका मीन्स क्या हुआ? मैटर का ये कौन सा प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। ओके, यस। नेक्स्ट आगे ना, देखो, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास एंड चार्ज के अंदर क्या तो सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। चलिए पहला मैं स्टार्ट कर लेता हूं, ध्यान देना। पहले मैं डिफरेंस चेक कर लेता हूं। क्या? जो आपका चार्ज है वो देखो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था चार्ज कौन है? लाडला है। वो लाडला कैसा है? बदमाश है। बदमाश है तो वो बदमाशी करेगा, बदमाशी करेगा तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? फील्ड। तो वैसे ही आपका जो चार्ज है ना, वो क्या प्रोड्यूस करता है? फील्ड। उसी टाइप से मास भी क्या है? लाडला। लेकिन मास कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। ये ध्यान में रखना। ओके, यस यस यस, ध्यान दो। नेक्स्ट, इट इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस। ओके, यहां ध्यान देना, इट शोज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब ध्यान देना, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, मैं ही ऑब्जेक्ट हूं, मुझे कहा गया आप कितना मास है, मैंने कह दिया 70 kg। तो वो 70 kg जो है, जो मास है, वो क्या बता रहा है? मेरा अमाउंट बता रहा है। क्या बता रहा है? अमाउंट। लेकिन जो चार्ज है, चार्ज वो मैटर का अमाउंट नहीं शो करता, वो केवल उसकी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे रबिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। यस, तो ये ध्यान में रखना, चार्ज कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है। और बेटा जी मैं एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं, बार बार बताऊंगा ये बात, जो
अपना जो भी नीट का एग्जाम होता है वो ओनली एंड ओनली अपने किस पर बेस्ड होता है, एनसीईआरटी पर। जैसे अभी करंट के अंदर जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आया था ना, उस क्वेश्चन के अंदर भी जो पहले जो एनसीईआरटी थी उसके अकॉर्डिंग तो वो क्वेश्चन सही है, और ये अब जो न्यू प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो आप जो भी न्यू एडिशन है ना एनसीईआरटी का, उसको तैयार किया करो, उसको पढ़ा करो। एनसीईआरटी के बेस पर ही अपना क्वेश्चन बनता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है ना। हाँ, यस। और जो अपना कंटेंट है ये भी पूरा कंप्लीट रूप से एनसीईआरटी के बेस्ड है। नेक्स्ट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, डिफरेंस। अगला, इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन स्पीड, और ये बताया था मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, बट मास इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्पीड। यस, अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट थोड़ा समझना। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना, वो किस टाइप से डिपेंड करता है, एम नोट अपॉन 1 - v² अपॉन c², है ना। हाँ, न्यूटन ने दिया था। हाँ, चलिए अब ध्यान दो, ये जो एम नोट है ना, ये तो क्या है, रेस्ट मास है ऑब्जेक्ट का, रेस्ट मास। और ये एम जो है ना, ये क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है ना, मूविंग मास में इसको कह दूं, मूविंग मास। अब ध्यान दो, देखो यहां पर v क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड, c क्या है, लाइट का स्पीड। अब जैसे जैसे v की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करेंगे, और स्पीड इंक्रीज करेंगे, तो यहां पर ध्यान देना, ये इंक्रीज होगा तो ये वाला कंप्लीट पार्ट क्या होगा, डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। तो जैसे जैसे अपन, ध्यान देना बेटा, जैसे जैसे हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कब, जब ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड से मोशन कर रहा हो, जो अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर जो आता है ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से, वहां पर वो मास में जो चेंज है ना, वो नेग्लिजिबल मानते हैं, वहां मास में चेंज नहीं मानते हैं। मास में चेंज कब होता है, जब वो बहुत हाई स्पीड से, यानी लाइट की स्पीड के कंपेयर में वो मोशन करता है, तब वो मास के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाई इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आपका जो फोर्स है, कुलाम फोर्स, सॉरी, चार्जेज के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। बट जो मास ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स है वो ऑलवेज किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, अट्रैक्टिव नेचर का। ओके, अगला, चार्ज का ऐसा यूनिट कौन होता है, कुलाम, बट इसका मास का ऐसा यूनिट कौन होता है, किलोग्राम। ओके, चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, तो यहां पर कहूंगा मास भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड। देखो ये आपका सिमिलरिटी आ गया, चार्ज कैसी होती है, क्वांटाइज्ड, मास भी कैसा होता है, क्वांटाइज्ड। ऐसे ही चार्ज कैसा होता है, स्केलर, मास भी कैसा होता है, स्केलर। तो ये आपकी दोनों सिमिलरिटी आ गए ना, ये आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर से। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहां पर जाकर अपने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया, उसकी सभी बदमाशियों के अपन ने शो किया, वो कौन कौन, और बाकी की बदमाशी बच रही है, बाकी की बदमाशी बच रही है, लेकिन अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया, वो लाडला कैसा है, कैसा था, कैसा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सबका अपन ने स्टडी इस क्लास के अंदर किया। अब इस क्लास के बेस्ड पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ, क्वेश्चन है, क्या आपकी बॉडी ये वाला चार्ज रख सकती है, क्या आपकी बॉडी ये वाला चार्ज रख सकती है। तो मैं तो बहुत सिंपल वे के अंदर कह रहा हूं कि देखिएगा, आंसर ये आपका बॉडी है, ले लिया, ओके, चार्ज दे रहा हूं, दे दिया, कितना, 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ओके, गिवन चार्ज का अमाउंट आ गया। अब कह रहा है क्या ये चार्ज इस ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, कैसे पता लगाएं, सर अभी तो कहा था क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है,
Q इक्वल टू एन ई, और आपने कहा था ये n का वैल्यू कैसा आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, इंटीजर। हाँ, अब देखो तो यहां से n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो e इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ओके, q का वैल्यू कितना है, 11.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ या ना? ओके, यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करो। यहां देखो डेसिमल 1 डिजिट पहले, यहां पर भी डेसिमल कितना है, 1 डिजिट पहले, कैंसिल हो गया। अब 16 का इसमें डिवाइड करो, 16 में क्या करो, इसका डिवाइड करो। अब देखो 16 6 जा कितना होता है, फटाफट बोलो, 96। ओके, तो देखो 16 6 जा कितना हो गया, 96, है ना, ध्यान में रखना भैया। हाँ, कितना रिमेनिंग रह गया, बोलो 4 और 12। अरे ये तो हो गया कैंसिल। देखो तो 16 7 जा कितना हो गया, 16 7 जा कितना हो गया, 112 हो गया, नहीं हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए 7 आपका इंटीजर वैल्यू है या नहीं है, है। इसका मीन्स हुआ ये बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है। ओके, तो मैं तो सिंपल कंसेप्ट ये कहता हूं बच्चों को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है क्या, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद यदि इंटीजर वैल्यू आ रही है तो समझ जाना वो दे सकते हैं, और इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही तो अपन नहीं दे सकते। ओके, अब इसको चेक करो। चलो, अब ये इतने तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करो, इसको डायरेक्ट। तो मैंने क्या कहा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देना। ओके, कर दिया। अब यहां से देखो 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कैंसिल, यहां डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, बोलो 10। देखो 4 3 जा कितना होता है, बोलो 12। 4 4 जा कितना होता है, 16। 3/4 कितना होता है, फटाफट बोलो, 0.75 इंटू 10। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7.5। क्या 7.5 इंटीजर वैल्यू है क्या, नहीं है। तो क्या कि इस बॉडी को ये वाला चार्ज गिवन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड बाई 96 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, now can 25% charge of body be transferred to other body। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, कैसे समझना। ये कह रहा है एक बॉडी है जिसके पास इतना चार्ज है, वो अपने चार्ज का 25% किसी दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखो इसका आंसर समझना, ध्यान दो। सबसे पहले चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट कितना है, ओके, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट कितना है, 96 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, यही है। अब कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, 25%। ओके, तो मैं यहां पर कहूंगा ट्रांसफरिंग चार्ज कितना है, ट्रांसफरिंग चार्ज कितना है, तो ट्रांसफरिंग चार्ज है 96 इंटू 10⁻⁻20 का 25%, ये तो है। ओके, अब ध्यान दो, अब देखो 96 इंटू 10⁻⁻20, 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। ओके, तो 4 को इससे कट करो, 4 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। कितना रिमेनिंग रहेगा, 1। हाँ यस, तो 1 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया, 24 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। यस और नो। तो इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब ये देखो ये वाला चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीप्लाई है क्या, ये चेक करना अपने को। तो ये कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना। ओके, अब ध्यान दो, समझने की कोशिश करना। अब मैं यहां पर क्या कहूंगा, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो N इक्वल टू क्या बनेगा, Q अपॉन ई। अब Q का वैल्यू कितना आया आपका, 24 इंटू 10⁻⁻²। इसी को तो चेक करना है कि ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर दो, ये लो। ओके, कर दिया।
यस और नो। अब यहां से डेसिमल रिमूव करूंगा एक डिजिट पहले, तो यहां कितना आएगा आपका 10। यस 8। अब देखो 8 3 जा कितना होता है 24, 8 2 जा कितना होता है 16, 3/2 कितना होता है आपका 1.5। यस अब देखो यहां ध्यान देना अच्छी तरह, -19 कैंसिल, 10⁻⁻1 क्या रहा रिमेनिंग। अब ये 10⁻⁻1 नीचे आएगा तो क्या बनेगा 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया 1.5। क्या 1.5 आपका इंटीजर वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बॉडी अपने इस चार्ज का 25% चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। ओके नेक्स्ट, calculate the number of transferring electron to the body if its mass increases by this। यस मैंने कहा था, देखो अभी कहा था, क्या कहा था क्वांटाइजेशन में, डेल एम इक्वल टू एन इंटू एम ई। यस कहा था डेल एम का वैल्यू कितना है 27.3 नैनोग्राम। ओके एन ऐसा कैसा कैलकुलेट करना है, देखो नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन से तो कैलकुलेट करवा रहे हैं, करते हैं। मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके अब देखो, अब आपको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एन इक्वल टू ये वाला पार्ट इधर डिवाइड में आएगा, समझना 27.3 नैनोग्राम अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके अब समझिएगा, अब चेंज करो, नीचे kg है तो ऊपर भी kg लाओ, कैसे 27.3 इंटू नैनो का मीन्स होता है 10⁻⁹, कुलाम के अंदर बताया था मैंने, कुलाम में 10⁻⁹ नैनो है ना। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। यस सोल्व कीजिए इसको, यहां से देखो डेसिमल 1 डिजिट पहले रिमूव कर दिया, यहां पर भी 1 डिजिट पहले रिमूव कर दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करो, अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में सोचा करो, क्या पता 9.1 का कितना टाइम्स है, तो 9.1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा नहीं आएगा, आएगा। वैसे देखो 3 आ गया। अब देखो -9 -3 कितना होगा -12, -31 ऊपर जाएगा तो +31, तो देखो यहां पर 3 इंटू, अब देखो +31 -12 कितना आएगा, बोलो फटाफट बोलो 13, तो यहां पर कितना आ जाएगा 10⁻13 है ना, चेक लो, -9 -3 कितना हो जाएगा आपका -12 और +31, तो 12 के अंदर 8 ऐड करेंगे, यस और नो, 20 में 10 18 19, तो कितना आ जाएगा +19, यस और नो। ओके तो कितना आ गया 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, आगे नहीं आगे। अब बताओ ये इंटीजर वैल्यू है या नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू है, इसका मीन्स बोलो इतना मास अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, और इतना, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, यस। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर आपका मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैसा बनेगा नेगेटिव, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा नेगेटिव। ओके नेक्स्ट, if 10⁻9 electrons move out of a body to another body every second, समझिएगा ये एक बॉडी ये ले लिया, सेकंड बॉडी मैंने ये ले लिया, ओके यस। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 सेकंड के अंदर, ओके ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। ओके क्वेश्चन को रीड करो अच्छी तरह, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये बॉडी इसको जब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करे तब इसमें कितना टाइम लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है? तो अब देखो 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या है? इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यस। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना। अब या तो एक काम करो, देखो यहां इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दे दिया, यहां किसकी फॉर्म में दे दिया? चार्ज की फॉर्म में। या तो इसको कूलाम में कन्वर्ट करो, या फिर इसको कूलाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले किसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए? 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 कूलाम के अंदर। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मुझे ये कैलकुलेट करना जरूरी है कि 1 कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो मैं चेक करता हूं, तो ध्यान देना। तो मैं यहां पर कह दूं, फर्स्ट वी कैलकुलेट चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम। तो ध्यान दो, Q इक्वल टू क्या होता है आपका? N ही होता है। ओके, तो N इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन E होगा। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलाम। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दिया। तो बोलो ये आपका N का वैल्यू आ गया नहीं आ गया? आ गया। ओके, कर लिया कैलकुलेट। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद अब सोचो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखो एक इस कंसेप्ट से, नाउ नाउ ध्यान दो, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में? 10⁻9 का क्या लग जाएगा? डिवाइड। ओके, ये लो, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना लग रहा टाइम, तो इतने में इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 1/10⁻9 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस और नो? यस। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दो, यहां देखो +9 -19 कितना रहेगा? -10। -10 ऊपर जाएगा +10। ओके, नीचे क्या आएगा? 1.6 आएगा नहीं आएगा? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर मैं ऊपर 1 ले लूं, जूम कर लूं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अब 1 के अंदर 1.6 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है ये भी ध्यान में रखना। तो ये आता है आपका 0.625। ओके, थोड़ा ध्यान रख लेना, इंटू 10⁻10 यही आ गया। यस और नो? यस। अब देखो थोड़ा और ध्यान देना, यहां देखो यदि मैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेसिमल यहां चला जाएगा। 625 इंटू, यहां देखो 10⁻3 से इधर डेसिमल मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कितना रहेगा? 10⁻7। ये किस में आया? सेकंड में आया। किस में आया? सेकंड में। इतना सेकंड लगेगा। अब इस सेकंड को किस में चेंज करो? मिनट के अंदर। मिनट को किस में चेंज करो? हावर्स में। अब इस सेकंड को, यदि सेकंड में ऑप्शन आ रहा तो ये सही आ गया, मिनट्स के अंदर ऑप्शन आ जाए तो 60 का डिवाइड कर देना, हावर्स में आ जाए तो 60 इंटू 60 का डिवाइड कर देना। बोलो कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे। और मेरे हिसाब से ये लगभग कितना हो गया? 200 ईयर्स के आसपास होगा, 200 ईयर्स, 200 वर्ष लग जाएंगी जब 1 कूलाम चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर। ओके, यस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आरबीएससी के अंदर अपने क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स के। हाँ देखो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। गुड, यस। द वैल्यू ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज इन कूलाम, तो कहा था इलेक्ट्रॉनिक क्वांटा होता है और कूलाम में उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है? -19। ओके, यस। असर्शन रीजन के क्वेश्चन ये भी बहुत देखो सीबीएसई में भी और नीट भी बहुत ज्यादा, कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन डालती है और ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो असर्शन क्या कह रहा है, इन ए केविटी, केविटी का मतलब खाली जगह, विद इन ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये अपने नेक्स्ट टॉपिक का है, वैसे थोड़ा, लेकिन इससे इससे अपना क्या रखता है, अरेंजमेंट रखता है, इंगेजमेंट रखता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा। हाँ, तो जो कंडक्टर की जो केविटी होती है, केविटी का मतलब खाली जगह, और मैंने बताया था केविटी के अंदर कभी भी चार्ज क्या नहीं जाता, अंदर। अब देखो यहाँ पर अंदर मास का प्रेजेंस नहीं है, और जहां मास का प्रेजेंस नहीं है वहां चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। तो केविटी के अंदर मास का प्रेजेंस नहीं है, तो यहां पर क्या नहीं होगा, चार्ज। चार्ज नहीं होगा तो क्या वो अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या, बदमाशी करेगा क्या, नहीं। अरे है ही नहीं तो बदमाशी कहां से करेगा, क्या नाम लगाओगे उसका, नहीं लगाओगे। तो कहा यदि चार्ज नहीं है तो फील्ड भी कितना होगा, जीरो। अब देखो यहां पर रीजन क्या कह रहा है, चार्ज इन ए कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस। ये क्या कह रहा है कि जो चार्ज है ना वो कंडक्टर की केवल कहां होता है, सरफेस पर होता है। मैंने बताया बेटा, जो भी चार्ज कंडक्टर को दिया जाता है वो कहां होता है, सरफेस पर। तो क्या उसके अंदर चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान दे लेना, जो आपका असर्शन है ये करेक्ट है या नहीं है। भाई अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड क्या होगा, जीरो। दूसरा क्या कह रहा है, जो भी कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है, जो भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर। ये वाली बात भी सही है, लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, नहीं कर रहा। यस और नो, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। इन फिगर, थोड़ा ध्यान देना बेटा, इन फिगर कैलकुलेट द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिस्टम ए एंड बी। यहां पर देखो आपको दो टाइप के सिस्टम गिवन है, वन इज ए सिस्टम, सेकंड इज बी सिस्टम। अब समझिएगा, एनक्लोज्ड मतलब सिस्टम ए आपका ये है या नहीं है, और इस ए सिस्टम के अंदर ये और ये चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। और मैंने कहा था चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, कैसा सम होगा बता दो, एल्जेब्रिक। और एल्जेब्रिक होगा तो इनको ऐड कर लो। तो यहां पर कहूंगा सर ए सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, तो कौन कौन से चार्ज है, +2 कूलाम यस, -1 कूलाम यस, +1 कूलाम। कैंसिल आउट कितना आया, ए सिस्टम का नेट चार्ज कितना आ गया, +2 कूलाम। यस और नो, यस। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, बी का। बी का देखो, बी वाले के अंदर ये और ये वाला चार्ज है या नहीं है, तो बी का जो नेट चार्ज है वो कितना आएगा आपके पास, बोलो, -1 +4 +1 कैंसिल हो जाएगा। बी का नेट चार्ज कितना आया, 4। तो ए का कितना है आपका 2, बी का कितना है 4। पहले किसका है, ए का, तो ए का ऑप्शन चेक कीजिए, 2 2 2 है ना। बी का कितना 4, इसमें 3 है इसमें 4, तो बोलो सी आंसर करेक्ट हो गया नहीं हो गया, हो गया। ओके, थैंक यू, यस।